बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। वे 75 वर्ष की थीं। पिछले 3 महीने से राजमाता दिल्ली एम्स में भर्ती थीं। उन्होंने बुधवार सुबह 9:28 पर अंतिम सांस ली। आज उनका अंतिम संस्कार शाम 5 बजे ग्वालियर में किया जाएगा। माधवी राजे के निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने दुख जाहिर किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने भी श्रद्धांजलि दी है। अंतिम संस्कार का कार्यक्रम क्या होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे पार्थिव देह नई दिल्ली एयरपोर्ट से ग्वालियर के लिए रवाना की जाएगी, यानी कि पार्थिव देह ग्वालियर के लिए रवाना हो रही है और लगभग 11:15 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पर यह पार्थिव देह पहुंचेगी। 11:15 बजे यहां से रानी महल के लिए रवानगी की जाएगी और सुबह लगभग 11:45 बजे, यानी कि अब से कुछ देर के बाद रानी महल पहुंचेगा पार्थिव शरीर, जहां से अंतिम संस्कार लोग करने के लिए पहुंचेंगे। 12:30 बजे से 2:30 बजे तक के लिए अंतिम दर्शन ग्वालियर के लोग या वहां पहुंच रहे तमाम दिग्गज नेता कर सकते हैं। दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक अंतिम यात्रा की तैयारी का कार्यक्रम है और 3:30 बजे अंतिम यात्रा छतरी के लिए रवाना होगी। शाम 5 बजे छतरी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ग्वालियर के लिए दुखद खबर खास तौर से, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि कौन कौन राजमाता सिंधिया के अंतिम यात्रा में शामिल होगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि राजमाता सिंधिया कौन थी। और अंतिम यात्रा पर हैं राजमाता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचेंगे, साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी पहुंचेंगे। राज्य सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे। नेपाल, बड़ौदा, जम्मू कश्मीर और धौलपुर के राज परिवार के सदस्य भी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे, श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। तो अंतिम यात्रा पर हैं राजमाता माधवी राजे सिंधिया और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके निधन से एक शोक की लहर राजनीतिक जगत में भी, साथ साथ राजघराने में भी दौड़ी हुई है। नेपाल की किरण राजलक्ष्मी कैसे ग्वालियर की माधवी राजे बनी, ये किस्सा भी किसी परी कथा से कम नहीं है। ग्वालियर के महाराजा माधवराज सिंधिया ने कैसे बिना देखे माधवी राजे से शादी की हामी भर दी और शाही शादी में कैसे ग्वालियर से स्पेशल ट्रेन से बारात दिल्ली पहुंची थी। माधवी राजे के जीवन पर ये खास रिपोर्ट आप देखिए। वो रहने वाली महलों की थी। उनको जब ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया ने देखा तो तय किया कि नेपाल की प्रिंसेस किरण राजलक्ष्मी को भारत की बहू बनाएंगी। राजमाता विजया राजे सिंधिया ने अपने बेटे माधव राज सिंधिया को प्रिंसेस किरण की तस्वीर दिखाई। उनके दादा जुद्धू शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के प्रधानमंत्री रहे थे। माधव राज सिंधिया को तस्वीर में प्रिंसेस किरण पसंद आई। उनकी इच्छा थी कि वो नेपाल जाकर अपनी होने वाली जीवन संगिनी को देखें, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई और उनको अपनी मां की ही पसंद को पसंद करना पड़ा। साल 1966 को प्रिंसेस किरण और ग्वालियर के महाराजा माधव राव सिंधिया की शादी हुई। इस शादी के बाद प्रिंसेस किरण बन गई माधवी राजे सिंधिया। दरअसल मराठी परिवारों में शादी के बाद नाम बदलने की परंपरा है। उसके अनुसार ही किरण से माधवी नाम दिया गया। लेकिन पूरा हिंदुस्तान छोड़कर राजमाता विजया राजे सिंधिया ने नेपाल की राजकुमारी को अपने बेटे माधव राव सिंधिया के लिए क्यों चुना? दरअसल विजया राजे सिंधिया के परिजन भी नेपाल से ही थे, इसलिए वो चाहती थी कि उनकी बहू भी नेपाल से ही हो। इसलिए प्रिंसेस किरण से शादी करवाई गई। खास बात यह थी कि शादी ना ही नेपाल से ना ही ग्वालियर से रखी गई, बल्कि उसके लिए दिल्ली का चयन किया। दरअसल उस वक्त राजमाता विजया राजे सिंधिया का राजनीति में अच्छा खासा दखल था, इसलिए वो चाहती थी कि सभी बड़े नेता बेटे की शादी में आए। शादी के लिए ग्वालियर से दिल्ली तक स्पेशल ट्रेन चलाई गई ताकि आम लोग ही नहीं बल्कि इस ट्रेन में सवार होकर राज परिवार के लोग दिल्ली पहुंच सकें। भव्य जश्न के बीच माधवी राजे सिंधिया परिवार की इकलौती बहू बनी। शादी के 1 साल बाद ही उनकी पहली संतान चित्रांगदा राजे का जन्म हुआ। साल 1971 में माधवी और माधव राव की दूसरी संतान यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म हुआ। जो राजमाता जी का जिनका निधन हुआ है वो काफ़ी उन्होंने राजनीति के उतार चढ़ाव बहुत पास में से देखे, इसलिए कि उनके पति के ऊपर हवाला का आरोप लगा था
उस दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़ के एक अलग पार्टी ज्वाइन की थी, अलग पार्टी शुरू करी थी, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस, और उससे वो चुनाव भी ग्वालियर से लड़े, जिसके लिए देश भर के लोग, बड़े बड़े नेता वहाँ पर आए, चिदम्बरम से लेके बड़े लोग। तो ये जो उतार चढ़ाव थे वह राजनीति के, वो निश्चित रूप से माधवराव जी की धर्मपत्नी के रूप में उन्होंने बहुत पास से देखे। माधवी और माधव राव की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के 35 साल बीत चुके थे, मगर तभी उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया और पति माधवराव सिंधिया की हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। माधवी कभी खुद तो राजनीति में नहीं उतरी, मगर बेटे के लिए अक्सर प्रचार करती हुई नजर आई। वो माधवी राजे सिंधिया स्कूल के बोर्ड मेंबर में भी एक थी। ग्वालियर और गुना के लोग उनको रानी साहिबा भी बोला करते थे। माधवी राजे सिंधिया लंबे समय से बीमार चल रही थी। उसके बाद भी वो कई तरह के चैरिटी कार्यक्रम में जुड़ी थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े 24 धर्मार्थ ट्रस्टों की अध्यक्ष थीं। उन्होंने अपने दिवंगत पति माधवराव सिंधिया की याद में महल संग्रहालय में गैलरी भी बनवाई थी। उन्हें ग्वालियर में सिंधिया घराने के कार्यक्रम में हिस्सा लेते भी देखा जाता था। कई बार अपने बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो संसद भी सदन की कार्रवाई देखने के लिए आती थीं। और ग्वालियर में इस वक्त क्या कुछ दिख रहा है, क्या तैयारियां की जा रही हैं, कौन कौन वहां पहुंच रहा है श्रद्धांजलि देने के लिए, सीधे रुख करते हैं। अनिल गौर ग्वालियर से विस्तार न्यूज़ के संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़रा जानकारी के साथ। अनिल, बताइए कौन कौन वहां पहुंच रहा है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद रानी साहिबा का पार्थिव देह वहां पहुंचेगा, राजमाता का पार्थिव देह वहां पहुंचकर लोग वहां पर श्रद्धांजलि भी देंगे। क्या खबर वहां से पूरी? बिल्कुल, देखिए विवेक, ठीक 10 बजे राजमाता माधवी राजे का जो पार्थिव शरीर है वह दिल्ली से रवाना होगा और यहाँ पर 11 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुँचेगा और उसके बाद एयरपोर्ट से सीधे राज पैलेस लाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर रखा जाएगा उनके पार्थिव शरीर को। और बताया जा रहा है कि जो उनके अंतिम दर्शन के लिए राजशाही परिवार है, देश भर के तमाम, जैसे बड़ौदा का परिवार हो, नेपाल हो या फिर जम्मू कश्मीर का, तमाम ऐसे राज परिवार के सदस्य हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं। इसके साथ ही 50 से अधिक वीवीआईपी और वीआईपी जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो भी अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचेंगी, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री भी बताए जा रहे हैं कि वो भी आ रहे हैं। ये तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियां आज उनके दर्शन करने के लिए पहुंचेंगी। और सबसे खास बात यह है कि विवेक, एक कह सकते हैं कि सिंधिया राज परिवार के एक युग का अंत हो गया है, क्योंकि राजमाता माधवी राजे आज अपने अंतिम यात्रा के लिए जाएंगी। और अनिल, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? देर में यहां पर पहुंचेगा। आप कहां पर मौजूद हैं और वहां से अगर कुछ तस्वीरें आप दिखा सकें तो? बिल्कुल, देखिए विवेक, मैं अभी इस समय जो पैलेस का जो महल है, महल का जो गेट है, वहाँ पर मौजूद हूँ। हालांकि अभी किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के महल के अंदर अभी जो तैयारियाँ हैं वो चल रही हैं। ठीक 12 बजे यहाँ पर एंट्री होगी, जिसमें जो सिंधिया समर्थक, जो बड़े नेता हैं, उनके जो समर्थक हैं, साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं, वहाँ ठीक 12 बजे यहाँ सिंधिया महल में प्रवेश हो सकेगा और उनके अंतिम दर्शन के लिए उनको मौका भी मिल सकेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी ठीक 10 बजे राजमाता माधवी राजे का जो पार्थिव शरीर है बनाए रखें, आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। तो आज महल से शोक की लहर महसूस की जा सकती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए अनिल। बढ़ते आगे खबर इंदौर से है, जहां पर कांग्रेस का एक नया स्टंट देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार रहे अक्षय कांति बम, जो कि अब बीजेपी में है, अब उनकी तलाश शुरू कर रही है कांग्रेस। अक्षय की तलाश करने के लिए कांग्रेस का 55 सदस्यीय उड़न दस्ता काम करेगा और ढूंढेगा अक्षय बम कहां है। अक्षय बम जैसे ही दिखेंगे उनकी सूचना पुलिस को दी जाएगी। अक्षय बम और उनके पिता पर हत्या के प्रयास का केस 14 साल पुराने मामले में धारा 307 लगाई गई थी। 10 मई को पेशी पर नहीं पहुंचे अक्षय और उनके पिता। कोर्ट ने फिर उसके बाद उनके खिलाफ और उनके पिता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। और अब कांग्रेस अक्षय बम की गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अक्षय बम को ढूंढने के लिए अपने 55 टोलियों के साथ अक्षय बम की खोज खबर लेगा। तो अक्षय बम के बीजेपी में जाने के बाद से लगातार कांग्रेस
ये प्रयास में है कि कोई ना कोई ऐसी चीजें निकलकर सामने आए जिसको लेकर वो अक्षयवम से अपना पुराना हिसाब वसूल कर सके। पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। पुनीत, कांग्रेस की कोशिश है कि पुराना हिसाब जो बाकी है वो पूरा किया जाए और इसलिए तमाम ये टोली बना दी गई है 55 जो कि जाएगी और देखेगी अक्षयवम कहाँ है और जहां मिले वहां पुलिस को सूचना दे दी जाएगी। क्या इसके पीछे कारण है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने बना तो दी है इस तरह की टोली, लेकिन कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं उसका विवेक, क्योंकि ये देखिए ये जो हमें यहाँ पर बंगला नज़र आ रहा है ये अक्षय कांति बम का बंगला है। उनकी गाड़ी भी बाहर खड़ी आ रही है। इस बंगले में ही 3 पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश पुलिस के मौजूद हैं जो यहाँ पर सुरक्षा दे रहे हैं। तो जिस पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश कोर्ट ने दिया है वो पुलिस तो यहाँ सुरक्षा में लगी है। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अक्षय कांति बम पुलिस सुरक्षा के बीच में वोट डालकर भी आ गए, तब भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ऐसे में जो कांग्रेस ने ये दल बनाए हैं 55, इनकी शिकायत पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, इस पर भी काफी संशय है। अक्षय कांति बम फिलहाल कहाँ है इसकी तो कुछ पुष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन उनके ये घर पर उनकी तीनों गाड़ियां खड़ी नजर आ रही हैं। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि वो शायद घर में छिपकर बैठे हैं या फिर वो शहर छोड़कर बाहर चले गए हैं। इस बारे में पुख्ता जानकारी तो नहीं मिल सकी है, लेकिन जो कांग्रेस ने दल बनाए हैं अब वो जरूर इस पूरे काम में लग जाएंगे कि अक्षय कांति बम कहाँ पर है और उनके बारे में उनकी तलाश कर पुलिस को सूचना देकर पुलिस पर दबाव बनाया जाए कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हमारी पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि वे भी अक्षय कांति बम को तलाश कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि पुलिस की सुरक्षा उनके घर पर लगी है, पुलिस सुरक्षा में जाके वो मतदान करके आए हैं, तब पुलिस अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं बचा था विवेक जी। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस भी उसी जवाब को और ज़्यादा जोर देने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया आपका पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। देश भर में धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। आज एक बार फिर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव झारखंड में जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। झारखंड में वो हजारीबाग और कोडरमा में पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। जेल मैदान बरही में हजारीबाग में लोकसभा जो क्षेत्र है वहां पर जाके वो चुनाव प्रचार करेंगे और कोडरमा लोकसभा के जयानगर में भी वो सभा करेंगे। तो ये आपको खबर बता रहे हैं और साथ ही साथ आप देखिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब तक किस किस राज्य में जा चुके हैं। छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ राजस्थान और हरियाणा। ये 6 तस्वीरों में आप देखिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार देश के तमाम राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में लगातार वोट मांग रहे हैं। और इन 6 तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगाइए कि एमपी के सीएम की डिमांड पूरे देश के तमाम राज्यों में दिख रही है। उधर छत्तीसगढ़ के भी तमाम बीजेपी के नेता उड़ीसा में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव उड़ीसा जाएंगे। उड़ीसा में चुनावी सभा करेंगे, प्रचार करेंगे। संबलपुर लोकसभा में विजय संकल्प रैली में भी वो शामिल होंगे। साथ ही साथ 5वें चरण के लिए बीजेपी ने जो ताकत झोंकी है उसको लेकर यहां पर प्रचार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज उड़ीसा के दौरे पर हैं। उप मुख्यमंत्री 2 दिनों तक उड़ीसा ही रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए उड़ीसा में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। संबलपुर लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए यहाँ से वो जो उम्मीदवार हैं उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। संबलपुर के सुवनपुर में विजय संकल्प रैली में भी शामिल होंगे। रैली के बाद स्थानीय कार्यक्रमों में भी सम्मिलित होंगे। 20 मई को होने वाले 5वें चरण के चुनाव के लिए भाजपा यहाँ पर कड़ी मशक्कत कर रही है। यहाँ पर विधानसभा के भी चुनाव साथ साथ हो रहे हैं, लोकसभा के, लिहाजा एक दोहरी जिम्मेदारी है और इसलिए छत्तीसगढ़ सटा हुआ है उड़ीसा से। तो यहाँ के नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को जिम्मेदारी उड़ीसा में मिली है। अब एक खबर सामने आई है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रियों और अफसरों का पेट्रोल का कोटा तय कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहनों में सफर करने वाले हर महीने 600 लीटर पेट्रोल या डीजल मिला करेगा। राजधानी से नवा रायपुर के सरकारी दफ्तरों और प्रशासन की अकादमी जाने वाले के लिए हर महीने अफसरों को 250 लीटर पेट्रोल या डीजल मिलेगा। नवा रायपुर में रहने वाले अधिकारियों को हर महीने 80 लीटर पेट्रोल या डीजल मिलेगा। इसके साथ ही यदि कोई मंत्री अफसर अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहरते हैं तो उन्हें बाहर ठहरने का भत्ता नहीं मिलेगा। इसके साथ ही कैटेगराइज किया गया है कि जिस स्तर के अफसर होंगे उसी स्तर का उन्हें होटल भी
मिलेगा या होटल का किराया भी उनको मिलेगा। तो ये जो पेट्रोल और होटल को फिक्स किया गया है, इसके मायने क्या है? अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं ज़रा जानकारी के साथ। राजधानी रायपुर से जुड़े हुए हैं विस्तार न्यूज़ के संवाददाता अनमोल, ज़रा बताइए कि वैसे तो ये पहले से ही फिक्स होता रहा है, तो इस बार इस खबर में नया क्या है, क्या तय किया है, क्या कोई कटौती की गई है? और जो बड़ी बात हम देख पा रहे हैं कि रिश्तेदार के यहाँ रुकने पर वो जो होटल का किराया एडजस्ट हो जाता था वो नहीं होगा अब। बिल्कुल विवेक, सबसे बड़ी बात यही थी जो आपने अभी जिक्र किया कि अगर आप रिश्तेदार के यहाँ रुकते हैं, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है मंत्रियों की और अधिकारियों की, अगर वो रिश्तेदार के यहाँ रुकते हैं तो उन्हें जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो नहीं मिलेगा। मतलब जो होटल का किराया होता है वो आपको नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये है, जैसे एक आम आदमी भी सोचता है ना कि पैसे बचा लेते हैं, कहीं हम जा रहे हैं ट्रिप पे तो कहीं अपने घर पे रिश्तेदार पे रुक जाएंगे और कंपनी की तरफ से मिलने वाला, तो इस तरीके की जो बंदिशें हैं वो मंत्रियों और अधिकारियों पर भी लगा दी गई है। और देखिए सबसे बड़ी बात जो है, अगर मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बात करेंगे तो इन्हें महीने में 600 लीटर पेट्रोल या डीजल की जो है वो दी गई है कि ये 600 लीटर ही खर्च कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो फिर उनके निजी जो खर्च है उसमें वो गिनती होगी, इससे ज़्यादा शासन नहीं देगा। हाँ, अगर विधानसभा का सत्र, देखिए बड़ी बात मैं बता रहा हूँ विवेक, कि विधानसभा सत्र के लिए भी जो है शुल्क तय किया गया है कि कितने डीजल और पेट्रोल मिलेंगे। अगर 10 दिन से ज्यादा विधानसभा चलता है, संक्षेप में बताइए कि क्या खर्च में कटौती करने के लिए फैसला लिया गया है, पैसे बचाने के लिए फैसला लिया गया है, या फिर ये नियम पहले से था? देखिए नियम तो चले आ रहा है विवेक, नियम तो पहले से भी था ये, लेकिन देखा यह जाता है कि सरकारी जो पैसे होते हैं उनका कई बार दुरुपयोग भी सामने आता है, हिसाब किताब में गड़बड़ी भी सामने आती है। तो इसको देखिए, इस चीज को टाइट रखने, ठीक है, शुक्रिया आपका अनमोल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अनमोल हमें जानकारी दे रहे थे कि नियमों को और ज्यादा सख्ती से पालन कराने के लिए यह फैसला सामने आया है। जबलपुर से खबर है, जहां पर वेयर हाउस में गेहूं सड़ा था, इसकी खबर हमने आपको दिखाई थी, और अब प्रशासन ने चरगमा थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। विस्तार न्यूज ने खबर आपको दिखाई थी, बताया था किस तरह से जबलपुर में सड़ा हुआ गेहूं रखा गया है और 4 करोड़ का एक गेहूं बताया गया था। वेयर हाउस संचालक, समिति प्रबंधक पर मामला दर्ज किया गया है, केंद्र प्रभारी ऑपरेटर पर मामला दर्ज किया गया है। धारा 420, 409 और 34 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। वेयर हाउस मैनेजर को निलंबित भी कर दिया गया है, 4 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। वेयर हाउस में सड़ा और भुना हुआ खराब गेहूं मिला था, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने कल भी 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था कलेक्टर के निर्देश पर, और अब ये एफआईआर भी की गई है। मामला बहुत संगीन है, बहुत बड़ा है, क्योंकि इस तरह से एक घोटाला एक तरह से सामने आया था कि एक घोटाला किया गया है, खराब गेहूं को खरीदा गया, उसके एवज में रुपए जो थे वो सही गेहूं के दिए गए थे। तो 212 किसानों से तकरीबन 25,000 क्विंटल की खरीदी की गई थी, ये जानकारी कल सामने आई थी, और अब तक 4 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए जबलपुर से सीधे, विस्तार न्यूज संवाददाता, उनसे जानकारी लेते हैं। दुर्गेश, जरा बताइए कि एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई है, एक बड़ा एक्शन लिया गया है, क्या इस एक्शन के बाद इस तरह के मामले रुकेंगे, ये घोटाला और सामने आ सकता है बड़ा? बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरीके से वेयर हाउस में सड़ा गला गेहूं जो है रखा गया था अच्छे गेहूं के साथ मिलाकर, उसके बाद जब निरीक्षण हुआ, कार्रवाई हुई, तो 4 अधिकारियों को तो तत्काल सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद फिर अब मामला थाने तक पहुंचा। प्रशासन की ओर से वेयर हाउस संचालक, समिति प्रबंधक समेत ऑपरेटर के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कराया गया है, क्योंकि ये पूरा जो है घालमेल का मामला है, मिलावट का मामला है, और ऐसे में जिस तरह की कार्रवाई प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है, लेकिन अब जो वेयर हाउस संचालक है, समिति प्रबंधक है, ऑपरेटर है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहा है कि अब इस मामले पर कार्रवाई फिलहाल थमने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह का एक फर्जीवाड़ा हुआ है वो एक बड़े माफिया की ओर इशारा करता है। क्योंकि जिस तरीके से गेहूं खरीदी की गई, गेहूं खरीदी के बाद जिस वेयर हाउस में एक दाना गेहूं का नहीं था, वहां पर सड़ा हुआ घुना हुआ गेहूं मिलाकर रखा गया, फर्जी किसानों के नाम पर पंजीयन किया गया। बिल्कुल दुर्गेश, यानी कि अब जो प्रशासन का रुख है वो बेहद सख्त है, और उम्मीद यही की जाएगी इस तरह की घटनाएं रुकें, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। रायपुर में अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो आपको कई बार हो सकता है कि पार्किंग के लिए थोड़ी दिक्कतें आई हों, कई बार झड़प भी हो जाती है। अब बड़ा फैसला लिया गया है, रेलवे स्टेशन की नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर लॉक नहीं लगाया जाएगा, साथ ही स्टेशन परिसर पर नए पुलिस बूथ का निर्माण भी किया जाएगा।
ताकि बूथ में बैठकर कमर्शियल स्टाफ वाहनों की निगरानी कर सके और बूथ में आरपीएफ और जीआरपी के जवानों के बैठने की व्यवस्था होगी। नो पार्किंग को लेकर लगातार स्टेशन परिसर में विवाद हो रहा था, जिसके बाद रायपुर कलेक्टर, एसएसपी, आरपीएफ कमांडेंट और रेलवे के अधिकारियों ने मिलकर अब ये फैसला लिया है पार्किंग पर, ताकि लोगों को दिक्कत भी ना हो, कोई कंफ्यूजन भी ना हो। और इसको लेकर एक बड़े बड़े होर्डिंग भी लगेंगे ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके कि उन्हें कहाँ अपनी गाड़ियों को पार्किंग में खड़ी करनी है और उस गाड़ी में लॉक भी नहीं लगाना है।